दो देश, दो खबर, दो दंगे, लेकिन सोच एक ही वजह और दंगों का तरीका भी एक ही। आज बात दिल्ली दंगों पर लिखी किताब दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी की करेंगे, जिसमें दंगों पर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। वही किताब जिसको लेकर के आपको याद होगा हमने चर्चा की थी, जिस किताब को लिखने से कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रकाशक ने रोक दिया था, यह कहते हुए कि नहीं इसमें समुदाय विशेष का नाम आ सकता है, इसमें कुछ ऐसे तथ्य बिना पढ़े, बिना किताब के आए किताब को डिजिटल दंगा करके रुकवा दिया गया था। किताब के मुताबिक दंगे पूरी तरह से सुनियोजित थे, यह किताब कहती है। देश और हिंदुओं के खिलाफ दंगों की साजिश रची गई। दंगों में आम लोगों और पुलिस वालों को निशाना भी बनाया गया। और अब बात एक और दंगे की करते हैं जो भारत से हुआ तो करीब 6,500 किलोमीटर, लेकिन वो भी पूरे तरीके से फिक्स नजर आता है। स्वीडन के माल्मो शहर का दंगा, जो स्वीडन का शहर आग की तरह जल गया, बिल्कुल जैसे बेंगलोर में वो आग दिखी थी। देश और दंगा भले ही अलग हो, लेकिन यह दंगा दिल्ली दंगों से अलग नहीं था। वैसे ही भीड़ निकली, भीड़ को भड़काया गया, धार्मिक नारेबाजी हुई, आग लगाई गई और आम लोगों को ही नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस वालों को हमला किया गया, सब कुछ एक जैसा। तो आज की बड़ी बहस 10 बजे की इन्हीं सवालों के साथ कि दिल्ली से स्वीडन तक क्या दंगों का मॉडल एक है। तो दिल्ली से स्वीडन तक दंगों का मॉडल क्या एक है? बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, दिल्ली दंगों पर जो किताब लिखी गई है उसमें आखिरकार कहा क्या गया है, जिसे पूरे तरीके से कोशिश की गई एक लॉबी द्वारा कि वो किताब छपे ही ना, बाहर ही ना आए। कि एक तो दिल्ली दंगा हिंदुओं के खिलाफ साजिश थी, दिल्ली दंगा भारत के खिलाफ था, दिल्ली दंगा मोदी सरकार के खिलाफ था, दिल्ली दंगा पुलिस के खिलाफ था, दिल्ली दंगा हिंदू आस्था का अपमान था, और दिल्ली दंगा पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पर बाकायदा नारे भी लगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दे। हमारे साथ सोनाली चितालकर हैं जो कि लेखिका हैं, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, को राइटर हैं दिल्ली रॉयट्स 2020 की। महज खान हैं राजनीतिक विश्लेषक, चरणचुग राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ हैं। डॉक्टर असगर अली खान वकील हमारे साथ है। आचार्य अंकुर आर्या है सत्य नरातन संस्थान से, और शहजाद पूनावाला हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले सोनाली, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, उन लोगों ने जिन्होंने किताब को बिना पढ़े आपकी किताब को ट्रोल करके प्रकाशक तक सुनियोजित तरीके से एक बात पहुंचा करके यह कोशिश कर ली थी कि किताब बाहर ही ना आए, ना जाने इसमें कौन सा ऐसा खुलासा हो जाता। इस किताब में ऐसा क्या था? उस वक्त मैं पूछता था, अब भी मैं दोबारा पूछता हूं, इस किताब से ऐसा क्या खुलासा है कि उस लॉबी को डर लगता था कि उसका धंधा चौपट हो जाएगा? इस किताब में बेसिकली जो एक नरेटिव खड़ा किया गया था दिल्ली राइट्स के बारे में, उसको हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, और बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड रिसर्च हमने उस नरेटिव को डिमोलिश किया है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि बिना पढ़े, बिना जाने कि इसमें क्या है, जो एक लॉबी जो हर्ट हो रही थी इस नरेटिव के डीकंस्ट्रक्शन से, उन्होंने इस किताब को बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया विदाउट रीडिंग, विच इज़ रियली एस्टॉनिशिंग। और पूरा एक कैंपेन चलाया, ब्लूम्सबरी यूके पे प्रेशर डाला गया, और उस प्रेशर के वजह से फिर हमारी बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर थी ऑन प्री ऑर्डर, वो डी प्लेटफॉर्म करी गई। आचार्य अंकुर, आपको क्या इसमें क्या ये समानता नजर आती, क्या ये कोइंसिडेंटल है कि दिल्ली में दंगे होते हैं ट्रंप के आने से पहले कि एक ऐसा संकेत दिया जाए, सुनियोजित तरीके से बात आती है, लेकिन इसे दबाया जाता है कि ये सुनियोजित तरीके की बात सामने ना आए। बेंगलोर में भी ऐसा होता है, फेसबुक पोस्ट का माध्यम लिया जाता है, सुनियोजित है लेकिन सुनियोजित वाली बाहर सामने ना आए। और स्वीडन तक अगर मैं लिए चलता हूं तो स्वीडन में भी यही होता है कि कुरान के खिलाफ वाली बात आती, लेकिन सुनियोजित है, ये बात सामने ना आए। ये कौन सी लॉबी जो इतनी कनेक्टेड है? सचिन भाई, ये लॉबी तो हजारों साल से काम करती आ रही है, लेकिन अगर हम ये कोशिश बहुत करते हैं कि इस चीज़ को हम छिपा सकें, चाहे आप दिल्ली देखिए, बेंगलोर देखिए, चाहे फिर आप स्वीडन देखिए, चाहे आप फ्रांस देखिए, कहीं पर भी चले जाइए, आपको जो मॉड्यूल है वो ज्यों का त्यों एक का एक लगता है। इसके पीछे थोड़ी सी केस स्टडी करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि शुरुआत कैसे होती है। पहले वहाँ पर एक रोना रोया जाता है कि हम मारे जा रहे हैं, हम शरणार्थी, हमें शरण दीजिए, उनको शरण दी जाती है। थोड़े दिनों के बाद में वे फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, वो लोग उसकी जड़ में जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ से ये जो हिंसा है, मैं नंबर्स बताना शुरू करूँगा तो फिर लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी।
वहाँ पर जब व्यक्ति कोई भी जाता है, और देखिए अभी आप जो स्वीडन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक जो दक्षिणपंथी पार्टी थी उसके एक नेता ने यही बात कही थी कि यह जो समस्या है, यह जो हिंसा है यहाँ से उत्पन्न हो रही है, और इतनी बात कहनी थी कि वहाँ पूरे के पूरे शहर को जला दिया जाता है। भारतवर्ष में देखिए आप कि बेंगलोर के अंदर पहले हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है, और उस पर एक रेफरेंस देते हुए एक लड़का एक फेसबुक पोस्ट करता है और उस पर पूरा बेंगलोर जला देता है। ये सारा का सारा सुनियोजित होता है, इसमें कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के सारे जो स्तंभ हैं, ये सारी की सारी जो संस्थाएं हैं जुड़ी हुई हैं। फिर इसके साथ ही साथ कुछ रिपोर्टर्स आ जाएंगे उसके ढकने के लिए। अभी दिल्ली वाले दंगे में हमने ये सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, इसलिए सचिन भाई इस पर गौर करने की आवश्यकता है। यह सब कुछ सुनियोजित है, और यह जो किताब है इसको बंद कराया जाना, इसको दबाव डाला जाना, और जो आपने कहा कि एक तरीके से इन्होंने जो जिहाद किया है इसके खिलाफ भी, यह सब कुछ सुनियोजित है ताकि सच, इनका सच सबके सामने ना आ पाए। तभी लिए महज खान, एक प्रोटेस्ट टू मूवमेंट शाहीन बाग अलाउड हो जाती है, जिसमें पूरा पोर्ट्रे कर दिया जाता है एनआरसी और सीए को लेकर के, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है कि दंगे कैसे लेजिटिमेट थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आने लगती है, उस सच्चाई से डर लगता है और किताब को रुकवा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई रुक तो नहीं सकती ना, आखिरकार सच्चाई तो आई थी, कैसे सुनियोजित था, कैसे हिंदुओं के खिलाफ और देश के खिलाफ जलाने की साजिश थी। मैं इसका सचिन जी, पहली बात तो मैं सोनाली जी को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि उनकी किताब को जिस तरीके की पब्लिसिटी मिली है, तो ऑब्वियसली इससे इनका फ़ायदा ही होगा यहाँ पर। रही बात मोदी शाह के भारत में, आपको लगता है कि ये किताब एक पब्लिशिंग हाउस ने अगर बैन करी थी तो दूसरी इसको पब्लिश नहीं करेगी? ये बहुत ही फेक एजेंडा है लोगों के सामने फैलाने का, किताब को फेमस करवाने का। दूसरी बात, जहां पर आप अभी ही बोल रहे हो कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर 11 बजे आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे, तो पहली बात आप मुझे ये बताइए, सोनाली जी और जो इनकी मेन लेखिका है मोनिका अरोरा जी, इनको किसी विदेशी के पास जाना क्यों पड़ा? विदेशी पब्लिशिंग हाउस के पास क्यों जाना पड़ा? आत्मनिर्भर भारत है, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस है, आप इनके पास जाते, चलो मान लिया ये इनकी फ्रीडम ऑफ राइट है, ये इनका फ्रीडम ऑफ राइट है कि ये इनके पास जा रही है, नो प्रॉब्लम। किताब पे बात करने से या पर सुनियोजित साजिश थी, ताहिर हुसैन का नाम लेने से डर लगता है क्या? नहीं, शिफ्ट क्यों कर रही है गोल पोस्ट? मैंने किताब के खुलासे पे नाम लिया, शिफ्ट क्यों कर रही है गोल पोस्ट? ये वही मोनिका अरोरा जी है जिन्होंने दीनानाथ बत्रा को रिप्रेजेंट किया था वेंडी डॉनिगर की बुक को बैन करवाने के लिए, और जहां पर 2015 में दिल्ली दंगों का प्रोफाइल नहीं बताएंगी। मैं इसका सॉरी, मेरे को आपको बीच में रोकना पड़ेगा। शहजाद सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगी। किताब जो खुलासा करती है, जो पूरी बताती साजिश क्या थी, क्यों दिल्ली को चिंगारी लगा करके जलाया गया, गुलेल बम से लेकर के पेट्रोल बम तक, उसका जिक्र नहीं करेंगी, लेकिन गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगी। सोनाली ने ये क्यों प्रकाशक ले लिया? मोनिका जी कहां पर थी, गई थी, किससे मिली थी? शहजाद जो ये किताब के बारे में, ठीक है महज खान, मैंने आपको मंच दिया। पहले तो मैं अपील करूंगा कि पैनल पर दंगा ना करे मैडम, पैनल पर दंगा ना करे, थोड़ा सा इनकी आवाज को कम कर दीजिए, वरना पत्थरबाजी और दंगा पैनल पर कम से कम ना हो। देखिए, बेंगलुरु, स्वीडन या हो दिल्ली, इन सब के दंगों में और दंगों की प्रयोगशाला में एक ही विचारधारा मिली, और अब मैं लिबरल्स की पोल खोलूंगा तो ये महज खान करेगी चिल्लम चिल्ली, पर मैं बता दूंगा कि ये दंगे चाहे स्वीडन हो चाहे दिल्ली, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये सुनियोजित है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, ना कि ऑर्गेनिक है। और मुझे आप बता दीजिए पहले महज खान से पूछकर कि कहीं एनआरसी, सीएए और मोदी, आरएसएस, बीजेपी, ये तमाम चीजें स्वीडन में तो नहीं है ना, वरना ये कह देंगे कि बीजेपी आरएसएस भी स्वीडन में दंगे करा रही है, तो पहले इनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दंगों का मॉडल बन चुका है। कुछ लोगों के डीएनए में दंगा करना, उनको लगता है कि इनका जनसिद्ध अधिकार है हर बात पर। तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आप लोग तो हर बार कहते हैं टॉलरेंस की बात, सहिष्णुता की बात, अब इस्लामोफोबिया के कार्ड की बात, बार बार दंगे करने का एक ये मॉडल जो है, ये जो उनका डीएनए बन चुका है, दरअसल दिक्कत ये है। और अब
मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा, इनके यहाँ पे इनकी एक और लिबरल पोस्टर गर्ल है ग्रेटा थनबर्ग, जेई और नीट पर उन्होंने बोल दिया। लिबरल लॉबी हर मुद्दे पर बोलती है, पर स्वीडन पर ये पूरी इनकी मंडली है ना, महेश कान वाली मंडली, इंटरनेशनल और नेशनल, वो पूरी तरह से चुप है, वो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। तो दरअसल बात यही है कि बैंगलोर, स्वीडन या दिल्ली, विचारधारा इनकी जो है इसी में दंगों की जो है डीएनए है मिली। तो ये आपको समझना होगा, ये दंगों करने का जनसिद्ध अधिकार चाहते हैं। लेकिन तरुण चुग जैसे लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं और लगातार इन ट्वीट्स में मेंशन भी हो रहा है। एक ये लिख रहे हैं कि आप लेजिटिमेट कर देते हैं बेंगलुरु दंगे को, ये कहते हुए कि देखिए हम प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए वो दंगा लेजिटिमेट था, भले पूरा शहर जल जाता है, संविधान नहीं आता है। यहां पर लिख रहे हैं कि स्वीडन में आपने कुरान, वहां का कानून कुछ नहीं कहता है, और अगर ऐसा ही खुदा न खास्ता दूसरी तरफ से हो गया होता, रामायण को लेकर के या तमाम चीजों को लेकर के, हमने देखा कितनी चीजें बातें निकलती रहती, वो सब हो गया होता, फिर क्या ये देश रहने लायक होता? है कि मैं सब सुन रहा था, दंगा बेसिकली एक प्रयोग था। वो प्रयोग था भारत को, दिल्ली को सीरिया बनाने के लिए, और उस प्रयोग को अगर किसी ने अपनी पुस्तक में सामने लाने की कोशिश की है, और आप उन सबको इसलिए रोक दो, उस पुस्तक के विचार को इसलिए रोक दो क्योंकि वो वामपंथियों को और खासतौर पर जो अर्बन नक्सल है उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये दंगा सुनियोजित नहीं था? क्या तारिक हुसैन के घर पर इतना हथियार, इतना पेट्रोल, इतना तेजाब, इतनी गुलेल, इतने लोग मरे? हमारा शर्मा जी का जो उनको मार के शव गिरा दिया गया एक नाले के अंदर, और मैं उसकी शुरुआत से जाता हूं कि जब आप शुरू में देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक खास समुदाय के लोगों को कहते हैं कि अभी आप सबकी दाढ़ी काटना, बुर्का डालना, नमाज पढ़ना बैन हो गया, और वो विधायक है। अच्छा, दंगा होता है, जो लोग दंगा में शामिल है पुलिस उनको पकड़ के लाती है। आम आदमी पार्टी के विधायक, उनकी सरकार के पैनल पर रहने वाले एडवोकेट उनकी जमानत कराने के लिए सुबह सुबह अदालत पहुंचते हैं। और ये कोई, मैं जो बातें कह रहा हूं कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड। अभी आप गूगल निकालिए, आपको एक एक व्यक्ति का नाम डालिए, विधायक का नाम डालिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी। और उप मुख्यमंत्री से पूछा जाता है आपका शाहीन बाग के बारे में क्या स्टैंड है, वो कहते हैं हाँ हमने बिठाया, हमें गर्व है। किस पे गर्व है? दिल्ली को सीरिया बनाने वालों पे गर्व है, दिल्ली को दंगों की आग में चपेटने वालों पे गर्व है, अपने पार्षद पर गर्व है जो पेट्रोल बम फेंकता है, पुलिस के ऑफिसर को मार के नाले में फेंक देता है, हिंदुओं के घर जलाता है, दुकानें जलाता है, शहर को दंगाग्रस्त बनाने की कोशिश करता है, सीरिया बनाने की कोशिश, किस पर गर्व है? और किस तरह राजनीतिक रोटियां सेकी गई। ये अर्बन नक्सलवाद किस तरह नैरेटिव क्रिएट करता है। अच्छा, नैरेटिव क्रिएट करने के बाद जब सच सामने आ रहा है तो सचिन भाई सच को दबा दो। हम बड़े बड़े पत्रकार हैं, दबा दो। हमारा ट्विटर वगैरह पर हम बड़ा ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, ये आवाज बाहर दिया। कौन सी व्यक्ति की बात करते थे? कौन सी आजादी की बात आप करते थे? अगर कन्हैया कुमार दिल्ली के अंदर नारे लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो इनको वो बहुत अच्छा लगता है, पोस्टर बॉय बनता है, उसको सांसद की टिकट दी जाती है, चुनाव लड़ाया जाता है, उसको आने वाले समय में स्टार प्रचारक बनाया जाता है। क्या है पाकिस्तान जिंदाबाद? अरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कितनी बार शाहीन बाग में लगे। सर मैं तो ये कहता हूं ना, मेरा सवाल तो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि, मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि दंगों का तो धर्म होता नहीं है, दंगाई तो दंगाई है। फिर वो कैसे दंगाई हैं? तो दंगाई हैं तो फिर एक जिसे कहते हैं सोकॉल्ड दंगों के पीछे जो लोग हैं उनको बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। देखिए हमारा हैशटैग है डेली रॉयट्स 2020, लगातार इस पर ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एमएसबी है, ये कह रहे हैं कि इन दंगों की जो पोल है वो यूएन में जाकर के खोलनी चाहिए, ये भारत को सीरिया बनाने की साजिश थी। ये देखिए विवेक कुमार सोलंकी है जो ये कह रहे हैं कि जो सही है वही होना चाहिए, हर दंगाई को सजा मिलनी चाहिए। हैशटैग डेली रॉयट्स 2020 जिसमें लगातार ये कह रहे हैं कि दंगे में जो भी हो कुछ बहुत जल्दी देखना इन लेखकों के खिलाफ। ये देखिए सोनाली जी, ये देखिए लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं, ये अंकित धामा ये कह रहे हैं देखना आप इन लेखिकाओं के खिलाफ बहुत जल्द एक फतवा भी निकल जाएगा और इन फतवों को लेकर के भी लोग लेजिटिमेट करने लग जाएंगे। असगर अली खान, यही संविधान है, यही डेमोक्रेसी है।
जिसमें कहा जाता है कि ये सबसे अच्छा मुल्क है पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए? देखिए, अभी महज खान बोल रही थी तो आपने फरमाया कि बॉल को इधर से उधर मत करो, दूसरे गोल में मत लेकर जाओ। बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन अगर हम मुद्दे पे बात करें, किताब की बात करें, तो हमारे मुल्क का अपना एक कानून है, हमारा मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बोलने की पूरी आज़ादी है, कहने की, लिखने की, और आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा दिया, लेकिन साथ साथ रिस्ट्रिक्शन दिए हैं कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। अब हम अगर किताब की बात पे आ जाएं, अगर वो जैसे एक पिछली बहस में भी मोनिका अरोड़ा ने भी कहा कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, बार बार हमारे मेल हुए, SMS हुए, सारी चीज़ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। मैं एक सवाल करता हूँ कि वो खुद बहुत बड़ी वकील हैं और साथ में 2 राइटर और भी थे, आज यहाँ एक मौजूद हैं, और तो इन लोगों ने आज तक क्या कोर्ट में कोई स्टेप लिया? भाई दरवाजे खुले हैं कानून के, कोर्ट में कोई स्टेप नहीं लिया। वजह क्या है कि उसको एडवर्टीजमेंट चाहिए, बुक को, उसको किताब को अपना पब्लिसिटी चाहिए, जो अभी अभी ये महज बता रही थी। तो इस तरीके से इनको सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर इन्होंने कोई आज तक भी स्टेप, बहुत अच्छा सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे इतने बड़े वकील, मैं इसका जवाब सोनाली जी से ही ले लूंगा, जब ये कहते हैं कि किताब पर जो है डिजिटल दंगा करा करके अगर रोक लगा दी जाती है तो ये कानून का सहारा क्यों नहीं लेती हैं, ये कोर्ट में क्यों नहीं जाती है? ये कोर्ट में जाए, लेकिन वही कोर्ट जब कह देता है कि भैया आपने दिल्ली बंद क्यों की हुई है, बंधक क्यों बनाई हुई है, तब संविधान आड़े नहीं आता। जिस मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब संविधान आड़े नहीं आता, और चिकन नेक को तोड़ने के लिए, देश को तोड़ने की बात कर देते हैं तब संविधान आड़े नहीं आता, क्योंकि तब आपको लगता है कि ये सब कुछ तो सेकुलर है। यहीं पर सर हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स नजर आते हैं। हिंदुओं के खिलाफ दंगों की प्रयोगशाला हैशटैग है हमारा डेली रॉयट्स 2020। लगातार आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, कुछ ट्वीट में लगातार ले भी रहा हूं कि दिल्ली और स्वीडन पर दंगों का जो मॉडल है एक लगता है, ये रवि चौहान कह रहे हैं। रवि चौहान कह रहे हैं कि फ्रांस में भी अगर ऐसा हो सकता है तो दिल्ली में अगर ऐसा हो गया तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। वही राज है वो भी ये ट्वीट कर रहे हैं। वहीं डीपी सिंह है वो ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए जो हमेशा ये कहते हैं दंगों को लेजिटिमेट करने के लिए कि दंगों का कोई धर्म नहीं होता। संदीप यादव भी ट्वीट कर रहे हैं। भारत भी, आप भी लगातार ट्वीट कर सकते हैं डेली रॉयट्स 2020 पर। कोशिश मेरी ही रहेगी सेगमेंट में कि ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पैनलिस्ट है उनको ही मंच दूं। सोनाली जी की किताब पर अगर बैन लगता है या कोशिश की जाती है कि वो किताब आए ही ना मैम, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कोर्ट चले जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना, हाई कोर्ट चले जाइए ना। लेकिन उस मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद से लेकर के भारत की गर्दन चिकन नेक काटने तक के नारे लग जाते हैं, वो लेजिटिमेट है मैम, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। आपकी किताब ना छपे, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। डर किस चीज का है? सचिन जी, इस मंच पे अभी 3 बातें हुई और मैं तीनों को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। हमारी एक बहन ने अभी यहाँ कहा कि ये जो राइटर्स हैं ये ब्लूम्सबरी के पास क्यों गए, आत्मनिर्भर भारत इत्यादि इत्यादि। तो सचिन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने जब बुक लिखने की प्रक्रिया स्टार्ट करी तो हम कई पब्लिशर्स के पास गए, और ज़रूरी नहीं है कि मैं सब या हमारे जो राइटर्स हैं वो पूरा का पूरा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दें कि हम किस किस के पास गए। दैट इज़ आवर फ्रीडम एज राइटर्स। अल्टीमेटली वी सेटल्ड ऑन ब्लूम्सबरी, अल्टीमेटली हम ब्लूम्सबरी के पास आए। यही बात सचिन जी, ये जो पूरी एक लिंच मॉब निकली है हमारे अगेंस्ट ट्विटर पे, यही बात बार बार उछाली जा रही है कि आप ब्लूम्सबरी के पास क्यों गए। I mean, I don't understand. Don't we have the right to go to any publisher? हम किसी भी पब्लिशर के पास जा सकते हैं, हम कईयों के पास गए, we settled on फिर वो शाहीन बाग को मूवमेंट बताने वाले ब्लूमबर्ग के पास क्यों गए? यही बुक उससे पहले आई थी ना, जिन्होंने उसको मूवमेंट बताया। सीए के नाम पर पूरी दिल्ली जला दी गई, एनआरसी के नाम पर, जो कि कहीं सामने ही नहीं आया। उसको जलाने को लेजिटिमेट करने के लिए पूरी बुक आ जाती है, तो वो प्रकाशक ठीक तब तक रहता है। दूसरी बात हमें ये कही जा रही है कि हमने पब्लिसिटी के लिए ये सब किया, तो हमें हमारे खिलाफ तो एक ट्रोल आर्मी खड़ी हुई है ट्विटर पे। हमें क्या क्या नहीं कहा गया। हमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम राइटर्स हैं, इनको तो लिखना ही नहीं आता, कई बातें हमारे खिलाफ कही जा रही है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है। वी आर 3 ब्राउन विमेन राइटिंग अ बुक, फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो, बट वी आर राइटिंग। तो क्या ये अलाउड नहीं है हमें? आर वी नॉट सपोज टू डू इट? हम ब्लूम्सबरी के पास नहीं जा सकते, हम बुक नहीं पब्लिश करवा सकते। और बाकी रही बात कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेल अ बुक, और हम सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हम क्यों नहीं जा रहे, तो हम, मेरे जो भाई यहाँ पे हैं वो वकील हैं, तो लेट हिम नो, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू।
वो भी हमें कोई एक पब्लिक डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। या फिर मैम ऐसा है आचार्य अंकुर, क्या डर इस चीज का है कि वो लोग ये कहने वाले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर ऐसा है दंगों का धर्म नहीं होता, ये किताब आ जाती तो क्या ये खुलासा हो जाता कि नहीं दंगों का भी धर्म होता और इन दंगों का शायद धर्म था? अंकुर आचार्य। सचिन जी, अगर समय रहते जिन बुक्स के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए था, अगर उन बुक्स के ऊपर बैन लग जाता तो वाकई में ये जो पूरा का पूरा विश्व है इस आग में ना जल रहा होता। मैं आपको 2 मिनट में अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि बड़े बड़े इमाम बाड़े थे आपके यहाँ पर बैठ के कहते थे कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो वो हमको सहर्ष स्वीकार होगा। वहीं से मैं इसकी स्टार्टिंग करना चाहता हूँ और बताऊँगा मैं आपको कि पूरा ये जो प्लानिंग है, पूरी उम्मत का कॉन्सेप्ट क्या है। टीवी पर आकर चिल्लाते थे कसम यही उठाएंगे, अगर कोर्ट ने कह दिया तो मंदिर वहीं बनाएंगे। बदले तेवर बदली वाणी, बदले तेवर बदली वाणी, टीवी पर ही धमकाने लगे, मंदिर तोड़ बनाएंगे मस्जिद उम्मा को समझाने लगे। अब्दुल द पंचर पुत्र कथा, अब्दुल द पंचर पुत्र कथा तुमको आज सुनाता हूँ, दिल्ली के जिहादी दंगों की पटकथा मैं आज आपको बताता हूँ। वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल पर इंशाअल्लाह टुकड़े करते हैं, वैसे तो मिट्टी में खून है शामिल पर इंशाअल्लाह टुकड़े करते हैं। टुकड़ों पर जिंदा थे जो कभी हर गली में झगड़े करते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं एक जैसे ही नारे लगाते हैं, पुलिस को जिबा करते हैं जिंदों को खूब जलाते हैं, छतों को छावनी बनाते हैं विद्या के मंदिर जलाते हैं। धर्म देखकर लड़के लड़की का, धर्म देखकर लड़के लड़की सबको काट कर नाले में बहाते हैं। नेता हो या मंत्री, नेता मंत्री हो या पत्रकार, नेता मंत्री हो या पत्रकार, सेल्फी सबके संग खिंचवाते हैं, गल्फ का पैसा पेट्रोल लेकर के देश को खूब जलाते हैं, लेकिन गोली पत्थर चलाते हैं। ठीक है, एक सेकंड में आपको बीच, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, लेकिन बात यह है ना कि यह है कि अगर ये छोटा सा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि तमाम मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन है जो चाहता था दिल्ली दंगा हो जाए या दिल्ली जल जाए, लेकिन बात सबसे बड़ा सवाल वहीं पर आता है जब उनको लेजिटिमेट करने की कोशिश की जाती है। और मोनिका अरोड़ा, उस वक्त हम बात कर रहे थे कि आपकी किताब को प्रकाशन से रोका जा रहा है, रोक दिया गया, लेकिन किताब तो आएगी। इसी का डर था ना कि किताब आ जाएगी तो चरित्र पता लग जाएगा कि दंगों के पीछे चरित्र किसका था, जो ये कहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर था और वहां तो संवैधानिक काम हो रहा था। मोनिका अरोड़ा, फिर महज खान। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने इस चीज को ऐसे उजागर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज कहूंगी, मैं थोड़ा बहुत जब सुन रही थी तो असगर जी भी एक बात कह रहे थे कि कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ये कानून का रास्ता क्यों नहीं अपना रहे हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, हमने एक किताब लिखी है, सोनाली जी, प्रेरणा जी और हमने एक किताब लिखी है। किताब हमने पब्लिशर से पब्लिश करवाई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद करवाई है। ये एक इकोसिस्टम है जो खुद ही आकर कह रहा है कि हाँ, हम हैं जिन्होंने किताब के खिलाफ दंगा किया है। ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे एक स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक्ट्रेस आती है, एक निधि राजदान आती है जो जर्नलिस्ट है, एक कोई अतिश तस्वीर है वो आता है जिन्होंने किया था कि टाइम्स मैगजीन के कवर पर कि मोदी डिवाइडर इन चीफ, एक कोई विलियम आता है जो स्कॉटलैंड का व्यक्ति मेरोली में अपने फार्म हाउस में रह रहा होता है, एक कोई साकेत गोखले आता है जो कहता है वाओ शैंपेन, हमने किताब को विड्रॉ करवा दिया। ये इकोसिस्टम, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं मानती हूँ ये वो लोग हैं जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल माफिया की तरह कंट्रोल करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का व्यक्ति क्या पढ़ेगा और क्या छापेगा और क्या यहाँ पर छपेगा। और जहां तक बात है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, देखिए जो हमने कहा है वो संविधान सम्मत है। आर्टिकल 19 हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरी उतनी है जितनी आपको है। एक शब्द भी इस किताब में ऐसा नहीं है जो इसको हेट स्पीच कह सकते हैं, जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करे। आप आने दीजिए, पढ़ने दीजिए, खुद दुनिया देख लेगी क्या करना है क्या नहीं। मैम इसीलिए तो मैं एक एक कमेंट मेरे एक और पैनलिस्ट कर ले लूं। यही तो था ना मैम, उस दिन जब हम बात कर रहे थे तो इसको ट्रेंड करवा दिया गया था ये कहते हुए कि ये किताब जो है ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, लेकिन ये किताब आई नहीं थी, किसी ने पढ़ी नहीं थी। यही तो हिपोक्रेसी थी। मैं 30 सेकंड अपने और पैनलिस्ट को देता हूं ताकि उन तक एग्जैक्टली ताकि वो पढ़ ही ना सके। महज खान 30 सेकंड, उसके बाद शहजाद, फटाफट। लगता है महज तक आवाज नहीं गई। शहजादा बोलिए।
देखिए यहाँ पे एक वकील साहब कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, ये शाहीन बाग सोच वाले। जब कोर्ट में सीए का मामला चल रहा था तो 100 दिन तक इन्होंने शाहीन बाग के नाम पर ब्लॉक करके रखा था रास्तों को, और वहाँ पे चिल्लाते थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो जाकर तब्दील हुआ काफिरों को मारो, और दिल्ली में दंगे हुए। तो ये 100 चूहे खाकर ये पैनलिस्ट हज को चले हैं, पहली बात। दूसरी बात, शाहीन बाग सोच ही दरअसल स्वीडन से लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली में ऑपरेटिव है, और वो सोच क्या है, हाथ में दिखाएंगे तिरंगा पर मन में होगा इनके दंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इनको मानव श्रृंखला का धर्म दिख जाता है इनके उदारवादियों को, ये एक आंख वाली उदारवादी, पर जब स्वीडन से लेकर बेंगलुरु तक दंगे होते हैं तो इनके स्वरा नहीं निकलते, क्योंकि दंगाई का धर्म नहीं होता। और अगर कोई किताब मोनिका अरोड़ा जी लिख दे कि कैसे ये दंगा, इसमें हिंदू भी मारे गए, तो इनकी जो है इनके स्वरा निकल आते हैं, पर बाकी समय पर मानव श्रृंखला का धर्म ये चिन्हित कर सकते हैं। वो स्वीडन में भी मानव श्रृंखला ढूंढ रहे होंगे और उसका धर्म ढूंढ रहे होंगे, पर दंगाई का धर्म नहीं देख पाएंगे। सचिन जी समझिए इनकी बातों को। बनी है वहां मानव श्रृंखला, वो अच्छा, तो वहां पे भी ना, बन गई? वहां बनी है बकायदा, वहां तो दिख गई होगी ना असगर अली खान। स्वीडन में भी जो मानव श्रृंखला हो सकता है, अब तक पहुंची होगी तस्वीर, कितने शांतिपूर्वक दंगे थे, देखिए किस तरीके से वहां पे एक धर्म विशेष के किसी और मंच को बचा लिया गया। असगर अली खान 30 सेकंड, फिर तरुण चुग। यही जी सर, जो आप बात कर रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी बहस और कोई भी ऐसी बात बायस होकर नहीं करनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पे भी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें 751 FIR हुई, 581 लोग इंजर्ड हुए, 56 लोग मारे गए, 97 लोगों के गन शॉट लगे। क्या आपके पास इसका ब्यौरा है कि उसमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे? आप लकीर खींच के बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की। ये शहजाद साहब जैसे लोग, इससे पहले एक साहब कविता सुना रहे थे, वो लोग। सर मैं नहीं बात करता, उमर खालिद बात करता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं फिर मन से उतारा था उस वक्त? मैं सर यही तो हिपोक्रेसी, उस वक्त मन से क्यों नहीं उतारा था जब ताहिर हुसैन बात करता था, जब उमर खालिद बात करता था कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, दिखा देंगे कि यहाँ पर देखिए मुस्लिमों के खिलाफ कितने बड़े दंगे हो रहे हैं। उस वक्त बात करते ना हिपोक्रेसी, जब वहां पर मंच देते ऐसे लोगों को जो ये कहते थे कि पाकिस्तान से ज्यादा प्यार मिलता है, वहां पे मुल्क जो है वो रहने लायक ज्यादा अच्छा है, उनको आप चढ़ाते थे, तब आप देते ना सर हिपोक्रेसी, तब सामने आती। नहीं सर, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मोनिका अरोड़ा किताब ना लिखे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। 30 सेकंड तरुण चुग, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट मोनिका अरोड़ा। 30 सेकंड तरुण चुग, लास्ट कमेंट मोनिका अरोड़ा। ठीक है असगर अली खान साहब, मैं नमन करता हूं आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, मैं नमन करता हूं ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो भारत को तोड़ने के लिए तो राजी है, उसको मंच दे सकती क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन यह किताब नहीं आनी चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नमन सर, ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी को नमन, और उसके बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं। नमन सर। तरुण चुग 30 सेकंड, लास्ट कमेंट मोनिका अरोड़ा। हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। भारत के टुकड़े अभिव्यक्ति की आजादी है। कसाब के लिए रात को देश के न्यायालय को जगाना ये आजादी है। अफजल के लिए देश के न्यायालय को जगाना ये आजादी है। कैसी आजादी है ये बात? ये कौन लोग हैं? ये जो एक नेटवर्क है अर्बन नक्सल का, ये भारत को बदनाम करने में लगा है, और इन्होंने उस समय बड़ा षड्यंत्र बनाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया कि आज जो ये किताब आ जाती तो एक्सपोज हो जाते। लेकिन जैसा मोनिका जी ने कहा था, माफी के साथ मोनिका जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे नहीं ले पाया क्योंकि आप थोड़ा सा देर जुड़ी थी। मैं दोबारा आपके साथ, क्योंकि आपको मालूम है कि इस न्यूज को हमने उठाया था, इस बहस को हमने बनाया था, और मैं चाहूंगा कि दोबारा जब मैं बहस करूंगा आप मेरे साथ मौजूद रहेंगी, सोनाली जी भी मौजूद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि किताब को बैन लगाने ना, बल्कि एक मुहिम है। दिल्ली रॉयट्स 2020, दिल्ली को किसने जलाया दुनिया को जानना चाहिए, और जलाने के पीछे वो लोग जो कहते हैं कि इसका धर्म नहीं होता, उनके बारे में भी पता लगना चाहिए। ये किताब तो आएगी और ये किताब खुलासे भी बहुत से करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.